वेलकम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। हमने अब तक जो मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है वो पढ़ा है, और उसके बाद हमने कुछ कोलिजन्स के बारे में पढ़ा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सारी सिचुएशन के अंदर हमने अब तक जितना भी मोमेंटम के बारे में पढ़ा है तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है, और मोमेंटम के अंदर जो मास की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। लेकिन रॉकेट की जो मोशन है इसके अंदर एक ख़ास क्वालिटी है। किस तरह से एक ख़ास क्वालिटी है कि इसके अंदर जो मास है वो फाइनल चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, उसके लिए हम रॉकेट का प्रिंसिपल देखेंगे कि रॉकेट की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस चीज़ पे बेस करता है। तो रॉकेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिकली बेस करता है मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। और इसके अंदर होता क्या है कि रॉकेट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल होता है, बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं। जब गैसेस बर्न होती हैं तो वो गैसेस जो हैं, फ्यूल जो बर्न होता है तो वो हाई प्रेशर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो हाई प्रेशर गैस होती है वो इजेक्टेड आउट ऑफ द रॉकेट, वो जो इजेक्ट करती है आउट ऑफ द रॉकेट। तो उससे क्या होता है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स मिलती है जो कि रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है। तो गैसेस जो हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जितने मोमेंटम को लेके जाती हैं उतना इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है और मोमेंटम है वो रॉकेट को मिलता जाता है। तो इसके अंदर जो गैसेस बर्न होती हैं और इजेक्ट आउट होती जाती हैं, तो इट मीन्स के जो गैसेस हैं उनका मैग्नीट्यूड भी कम और ज़्यादा होता जाता है। जो टोटल फ्यूल था, रॉकेट का टोटल मास था, उसमें से जो बर्न होता जाएगा वो कम होता जाएगा, रॉकेट का जो टोटल मास है वो कम से कम होता जाएगा। और इसी तरह से इजेक्टेड जो मास होगा गैसेस का वो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन का एक फार्मूला कैलकुलेट करना है, और पहले हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कुछ वो लिखते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन बेसिकली क्या होती है और रॉकेट की जो मोशन है वो किस चीज़ पे बेस करती है। तो रॉकेट की जो मोशन है, दी मोशन ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन law of conservation of momentum and Newton's थर्ड लॉ। सो इन दोनों लॉज की बुनियाद पे हम रॉकेट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से रॉकेट की जो मोशन है वो इट टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो किस तरह का होता है और उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो व्हेन द फ्यूल व्हेन द फ्यूल inside the rocket burns, it is converted into high प्रेशर गैसेस। तो इसके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वो हाई प्रेशर गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और दीज गैसेस व्हेन these gases कम आउट ऑफ द रॉकेट, और जब ये गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट को एक मोमेंटम और फोर्स जो है वो मिल जाती है, जिसकी बुनियाद पर रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दीज गैसेस कम आउट ऑफ द रॉकेट at high speeds. So
the rocket gains equal and opposite force which derives it in the forward direction. ये तो हमने बेसिक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया कि जिसकी बुनियाद पे हम ये देख सकते हैं कि रॉकेट की जो मोशन है वो किस तरह से होती है और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो किस तरह होल्ड करता है। अब हम देखेंगे कि जो इसके अंदर मैस होता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितने % जो है वो मैस इसके अंदर मौजूद होता है। इसका जो टोटल मैस है, इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि 80% ऑफ द मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो इसका फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। 80% of the mass of the rocket consists of its fuel। इसमें जो 80% मैस है वो फ्यूल पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो फ्यूल है वो किस तरह का होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड इन इट एज फ्यूल। ठीक है जी। और ये कितना ज़्यादा फ्यूल जो है वो यूज़ करता है, ये आलमोस्ट 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल जो है वो यूज़ करता है। यानी 1 सेकंड के अंदर इट यूजेस 10,000 किलोग्राम पर सेकंड ऑफ फ्यूल। 1 सेकंड के अंदर ये 10,000 किलोग्राम्स पर सेकंड जो है वो फ्यूल यूज़ करता है। और इसके नतीजे में जो इससे गैसेस निकलती हैं वो 4,000 एंड इजेक्ट्स गैसेस एट स्पीड 4,000 मीटर्स पर सेकंड। तो 4,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इसमें से गैसेस निकलती हैं। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल चूँकि ये यूज़ करता है, तो इतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो हमारे लिए भी अफोर्डेबल नहीं हो सकता और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम वो जो 80% है उसको इतना ज़्यादा कर दें कि जो हमारा रॉकेट है, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जो हमने जाने हैं वो भी उसमें से जो हैं वो ना जा सकें। तो हम इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं, बहुत सारे रॉकेट्स को लिंक अप कर देते हैं। बहुत सारे रॉकेट्स को लिंक अप करने से क्या होता है, सबसे पहले एक का फ्यूल यूज़ होगा, फिर उसके बाद दूसरे का, फिर उसके बाद तीसरे का, और ये फ्यूल इसी तरह से जो है वो चलता जाएगा। एक रॉकेट का जो फ्यूल है जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो रॉकेट ऑटोमेटिकली उससे डिस्कार्ड हो जाएगा, गिर जाएगा उससे मजमूए से, उस जो लिंकेज से। और इसी तरह दूसरे रॉकेट का जो फ्यूल है फिर यूज़ होगा, फिर तीसरे रॉकेट का फ्यूल जो है वो यूज़ होगा। सो टू ओवरकम the problem of fuel and mass, several rockets are linked up so that their fuel is used one after
वन, यानी एक का फ्यूल यूज़ हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरे का फ्यूल यूज़ हो जाता है। और इसी तरह से व्हेन फ्यूल ऑफ a rocket ends, it is discarded। तो इट इज़ डिस्कार्डेड का क्या मतलब होगा कि वो रॉकेट जो है वो ऑटोमेटिकली उस लिंक से अलहदा हो जाता है। ओके जी। एंड जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें मैस अब कम से कम होता जा रहा है और रॉकेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम हासिल करता जा रहा है। रिमेनिंग mass of rocket become less and less, so it gains higher momentum। तो ये बेसिक जो है वो रॉकेट की वर्किंग और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है और रॉकेट किस तरह से जो है वो मूव करता है, इसके अंदर मैथ कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पे पढ़ ली हैं। अब हमने एक एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हमने रॉकेट को एक्सेलरेट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मैथ कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, या उसमें जो इजेक्टेड गैसेस की वेलोसिटी है उसको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ कंसिडरेशंस करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट के लिए जो बेसिक चीज़ें हम कंसिडर करते हैं उनमें से जो वेलोसिटी है इनिशियल एंड फाइनल ऑफ द गैसेस उसको हम कंसिडर करते हैं, और उसके अलावा जो मैस है इनिशियल फाइनल उसको कंसिडर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है सारा वो किस तरफ को मूव करता है और हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो आपको पता है इनिशियली जो गैसेस हैं वो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं इनिशियली जो गैसेस होंगी वो सारी की सारी रेस्ट पोजीशन में होंगी। तो रेस्ट पोजीशन में होने का मतलब ये है कि वो रॉकेट के अंदर रेस्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट ये इसी टॉपिक का हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक के साथ लिखा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट जो है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे फाइनल मैस ऑफ इजेक्टेड गैस, इट विल बी इक्वल टू m। या हम इसको m प्राइम कह देते हैं चूँकि इनिशियल मैस भी होगा और इनिशियल मैस के लिए भी हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जो है वो करनी है। तो फाइनल मैस को हम m प्राइम कह देते हैं, लेट्स से ये नोटेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल मैस जो है वो m प्राइम के बराबर है जो कि इजेक्ट हुआ है। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी हम देखेंगे कि ऑफ इजेक्टेड गैस ये किसके बराबर होगी, vf के बराबर होगी, एंड इट इज़ इक्वल टू v, लेट्स से इट इज़ इक्वल टू v। एंड फाइनल मोमेंटम अब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, तो m प्राइम इंटू v जो है ये फाइनल मोमेंटम होगा। और इनिशियल मोमेंटम अब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। अब ये ज़ीरो के बराबर क्यों होगा, बिकॉज़ जो इनिशियल वेलोसिटी है गैसेस की इजेक्शन से पहले वो ज़ीरो के बराबर है। चूँकि गैसेस जिस तरह एक सिलेंडर के अंदर बंद हैं तो उन गैसेस की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, जब उसमें से निकलेंगी बाहर तो उनकी वेलोसिटी जो है वो v के बराबर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, लिहाजा इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सो इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो बाय रिलेशन
between force एंड मोमेंटम F क्रॉस टी किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दिस इज़ द फाइनल मोमेंटम। और एम प्राइम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो के बराबर है। तो हमारी जो इक्वेशन है ये आ जाएगी एफ इंटू टी इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हैं एफ़ क्रॉस टी, इस टी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो एफ़ इज़ इक्वल टू एम प्राइम ओवर टी इंटू वी। अब इस क्वांटिटी को हम किसी मैस एम के बराबर रखते हैं, पुट एम ओवर टी इज़ इक्वल टू एम फॉर टी इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी एफ़ इज़ इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ पे जो m है बेसिकली इट इज़ द मास पर यूनिट टाइम है। सो f इज़ इक्वल टू एम वी इज़ द इक्वेशन दैट टेल्स अस कि ये जो फोर्स है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये बेसिकली जो मैसेज एजेक्ट हो रहे हैं, जो गैसेस एजेक्ट हो रही हैं मोमेंटम, उनका जो चेंज इन मोमेंटम है उससे हमने ये निकाल ली है। ओके सो ये जो मोमेंटम है और ये जो फोर्स है इट इज़ रिलेटेड टू द इजेक्टेड गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने फोर्स इसके मुकाबले में वो फोर्स फाइंड आउट करनी हो जो कि रॉकेट के ऊपर एक्ट कर रही है तो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ करना पड़ेगा। और न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो हमें बताता है कि इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में जो फोर्स है वो एक्ट करेगी रॉकेट के ऊपर। तो रॉकेट के ऊपर फोर्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, so the force acting on rocket is given by third law of Newton। और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक जो है वो हमें let's say f prime is the force, f prime is the force acting on rocket। सो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होगा, दिस एफ जो कि गैसेस के साथ अटैच्ड है इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू एफ प्राइम। सो यहाँ पे f इज़ इक्वल टू एफ प्राइम का मतलब है एक तरफ जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो रॉकेट की मोशन पे जो फोर्स लग रही है। अब इसको हमने मोमेंटम से रिलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इसके f के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं और इस f के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं, बाय सेकंड लॉ f प्राइम इज़ इक्वल टू एम ए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो रॉकेट है वो मूव कर रहा होगा। हम इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 इंटू 2, तो हमारे पास एक साइड पे f है और f यहाँ पे गिवन है, f इज़ इक्वल टू m इंटू वी। तो m इंटू वी एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ f प्राइम है तो इट विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। चूँकि यहाँ पे दोनों मैसेज डिफरेंट हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल M, तो यहाँ पे भी आएगा कैपिटल M इंटू ए। और यहाँ पे जो कैपिटल M है इज़ दी mass of rocket।
ये मास है रॉकेट का। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू mv/M। अब अगर आप देखें तो जो हमने इंजेक्शन जो हमने बात की थी कि रॉकेट्स को लिंक अप किया जाता है, उसके बाद जब एक रॉकेट का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। उससे जो टोटल मास होता है रॉकेट का वो कम हो जाता है, तो मोमेंटम जो है रॉकेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ दी जो रॉकेट है वो जितना कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, चूँकि ये क्वांटिटी जो है जितनी कम होगी इन्वर्स प्रोपोर्शन में उतनी ही ये क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। लिहाजा इसको अगर हमने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू मास। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ये क्वांटिटी जितनी कम होती जाएगी उतनी ही ये वाली ज़्यादा होती जाएगी। सो जितनी हमने एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करनी होगी उतना ही उसका जो मास है उसको कम करना ज़रूरी है हमारे लिए। सो इट मीन्स as the mass of rocket decreases, its speed is increased। और स्पीड इंक्रीज़ होने का पता हमें चल रहा है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन दी स्पीड ऑफ ए बॉडी होती है। तो चेंज मीन्स एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब चेंज इन दी स्पीड जो है वो अकर करेगा। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा।